और बुलेटिन की शुरुआत में आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं। कल होने वाले भूमि पूजन से पहले हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना और आरती की जा रही है और वहां का नजारा हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से वहां पर शंखनाद चल रहा है, मंत्रोच्चार चल रहे हैं और पूरी तरीके से इस वक्त अयोध्या नगरी भक्ति में लीन हो चुकी है। और ये लाइव तस्वीरें आप अयोध्या में हनुमानगढ़ी से देख रहे थे। संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, मंगलवार का दिन हनुमानगढ़ी में हर मंगलवार इसी तरह से पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इस बार मौका बेहद खास है क्योंकि कल भूमि पूजन होना है और ऐसे में शंखनाद के साथ साथ किस तरीके से मंत्रोच्चार चल रहा है ये बताएं। ये अभी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि उधर हनुमानगढ़ी में, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ हनुमानगढ़ी में, यहाँ हनुमान जी के निशान की पूजा होनी है और हनुमान जी के निशान की पूजा के साथ हनुमान जी के निशान को फिर पूरे अमूमन परंपरा तो यही रही है कि जब भी कोई बड़ा आयोजन अयोध्या में होता है तो हनुमान जी निशान के प्रतीक के रूप में वहाँ पूजा में शामिल होने जाते हैं और भगवान राम के भूमि पूजन का, मंदिर के भूमि पूजन का मामला है। तो ऐसे में इस बार ये तय किया है कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कि बड़ा जुलूस नहीं होगा, क्योंकि जब हनुमान जी अपने मंदिर से निशान के प्रतीक के रूप में निकलते हैं तो उनके साथ बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में नागा साधु साथ में चलते हैं। लेकिन अभी कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से ये क्या है कि पूजा के बाद प्रतीकात्मक रूप से हनुमान जी के निशान को वहां
रामलला के जन्मभूमि पर ले जाया जाएगा और वहां उनको स्थापित किया जाएगा। यहाँ आज रामार्चा पूजा चल रही है, जन्मभूमि जहाँ शिलान्यास स्थल है, जहाँ पर भूमि पूजन होना है। और रामार्चा पूजा अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है, क्योंकि वैष्णव पंथ में रामार्चा पूजा इसमें लगभग 7-8 घंटे लगते हैं और इसमें जो परंपरा है उसके मुताबिक, विधि है उसके मुताबिक भगवान राम, उनके माता सीता और उनके पूरे परिवार के साथ साथ उनके पूरे परिकर की पूजा होती है इसमें। जो उनके साथी सहयोगी रहे हैं, मित्र हैं, वानर सेना है, सबकी पूजा होती है। तो ऐसे में 7-8 घंटे तो इसमें लग जाते हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सुबह से शुरू हुई पूजा शाम तक तो जरूर चलेगी और उसके बाद मुख्य पूजन की प्रतीक्षा होगी। जो यज्ञ शुरू हुआ है कल से, वो 3 दिवसीय यज्ञ, उसकी पूर्णाहुति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आकर यहाँ करेंगे और इसके साथ ही ये भूमि पूजन का आयोजन संपन्न हो जाएगा। और इसका भूमि पूजन क्या, ये कहा जा रहा है कि ये मंदिर निर्माण की औपचारिक शुरुआत है, यानी ये मंदिर निर्माण का कार्य बिल्कुल प्रारंभ हो जाएगा यहाँ। और क्योंकि शिलान्यास भी पहले 1989 में हो चुका है, तो ऐसे में ये एक बड़ा मौका है कि जब अब ये कहा जा रहा है कि अब बिल्कुल बहुत तेजी के साथ यहाँ मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा, क्योंकि पत्थरों की तराशी हो चुकी है और बुनियाद लगाने के साथ ही यहाँ तमाम कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, इस तमाम जानकारी के लिए। आपका संजय बता रहे थे कि किस तरीके से 3 दिन का ये यज्ञ हवन पूजन होने वाला है और सीएम योगी ने खुद कहा है कि सब कुछ बेहद दिव्य लगना चाहिए। बहरहाल अयोध्या में कल राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होना है। भूमि पूजन करवाने के लिए काशी से 3 लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। इनकी देखरेख में भूमि पूजन किया जाएगा। इनसे बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। 5 अगस्त को जो भूमि पूजन होना है उसके लिए काशी से 3 विद्वान आए हैं, जिनकी देखरेख में ये भूमि पूजन किया जाएगा। उस मंडप पे ये लोग मौजूद होंगे। मेरे साथ बात करने के लिए तीनों विद्वान इस वक्त मौजूद हैं जो अयोध्या पहुंच चुके हैं। ये बताइए, जो भूमि पूजन होना है उसमें आप लोगों क्या खास होगा? देखिए, मैं काशी विद्वत परिषद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र पांडे, हम लोगों की भूमिका वहां पर एक साक्षी की भूमिका है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य होता है तो उसके लिए एक साक्षी नियुक्त किया जाता है। इस कार्य के लिए काशी विद्वत परिषद के विद्वान साक्षी रूप से यहाँ उपस्थित रहेंगे। इनकी देखरेख में सारा पूजन कार्यक्रम संपन्न होगा। यही हम लोगों की विशेष भूमिका है। मेरे साथ एक और विद्वान है जो कि काशी से कुछ लेके भी हैं जो पूजा में इस्तेमाल किया जाएगा। आप ये बताइए कि कल जो परसों 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा वो किस ढंग से होगा? जी, जो 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा उसका विधान देखिए 3 दिनों से आरंभ हो गया। आज महागणपति पूजन हुआ है, नवग्रह आदि पूजन हुए हैं। कल राम अर्चा पूजन होगा, जो भगवान राम के वैष्णव संप्रदाय की ये विशिष्ट पूजा होती है। उसमें सभी प्रकार के जो राम के दरबार के जितने भी गण देवता होते हैं उनका पूजन होता है। लगभग ये 5 घंटे अर्चना चलेगी। इसके बाद 5 तारीख को जिस दिन प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे उस दिन जो है शिला का पूजन होगा और वो 5 ईंटें रखी जाएंगी। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, इन 5 रजत शिलाओं का भी पूजन किया जाएगा और उनकी उपशिलाओं का पूजन होगा। उनके 5 जो कलश होते हैं उनका पूजन का विधान किया जाएगा। ये सारे जितने भी पूजन हैं ये 5 तारीख को शिला पूजन के साथ, जब जिस दिन प्रधानमंत्री जी उपस्थित होंगे उस दिन ये पूजन किया जाएगा। भूमि खोद करके होगा, कैसे होगा? नहीं, अभी हमें जो आयोजक मंडल की ओर से या कुछ लोगों की ओर से यहाँ जानकारी प्राप्त हो रही है कि भूमि नहीं खोदी जाएगी, शिला का पूजन होगा, भूमि का पूजन होगा और वो साफ सामग्री जो जिसको भूमि में डाला जाना है उसको पूजन करके रखा जाएगा। जब नक्शा अभी कुछ साइट पास नहीं हुआ है, जैसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, वो पास हो जाने के बाद फिर भूमि खोदी जाएगी, उसमें उस चीजों को डाला जाएगा। आप इसमें क्या क्या सामान लेके आए जो कि वहाँ पे भूमि पूजन के दौरान इस्तेमाल कीजिए? जी, हम काशी से चूंकि आए हैं, भगवान विश्वनाथ की नगरी से हैं और वहाँ के बाबा विश्वनाथ के प्रतिनिधि हैं, तो हम लोग यहाँ वहाँ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बेलपत्र है, तो बेलपत्र वहाँ से चांदी का बेलपत्र नहीं, इसमें चांदी का बेलपत्र है, इसमें उसको लेकर के आए हैं जो भगवान राम के चरणों में रखा जाएगा। भगवान शिव का ये महाप्रसाद की तरह तौर पर इसको भगवान शिव के प्रतिनिधित्व के रूप में इसको यहाँ रखा जाएगा। और 1.25 पाव चंदन, जो सप्त ऋषि आरती का चंदन होता है, वो चंदन भी भगवान शिव का अर्पित होकर के यहाँ आया है। यहाँ आयोजक मंडल को, प्रधानमंत्री जी को और भी जो विशिष्ट गण हैं उन लोगों को चंदन दिया जाएगा, जिससे सब लोग भगवान शिव का महाप्रसाद
मान करके तिलक धारण करके वहाँ पर उपस्थित हों। आप लोगों को ट्रस्ट की तरफ से इनवाइट किया गया है खासतौर से? जी बिल्कुल, ट्रस्ट की तरफ से, आयोजन समिति की तरफ से हम लोगों को आमंत्रित किया गया है और हम लोगों को यही संकेत दिया गया है कि आप लोगों की उपस्थिति में, आप लोगों के साक्षी रूप में यह पूजन पूरी विधि, हमारी वैदिक जो सनातन विधि है वो पूजन की, वो सब संपन्न होगी है। और भूमि पूजन से पहले पूरी अयोध्या नगरी सज धज के तैयार हो गई है। सड़क पर रंगोली सजाई गई है, सरयू के किनारे शानदार सजावट की गई है। और रात में अयोध्या नगरी कैसी दिख रही है, देखिए हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक की ये रिपोर्ट। आधी रात में कैसी दिख रही है अयोध्या। हम इस वक्त राम की पैड़ी पर हैं, वो आइकॉनिक जगह जो अयोध्या की नई पहचान बनकर उभरा है। आप इस वक्त देर रात के वक्त अयोध्या की लाइटिंग देख सकते हैं। ये वो जगह है जहां हर साल दीपोत्सव मनाया जाता है और इस साल तो ये दीपोत्सव खास है क्योंकि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी यहां अयोध्या आ रहे हैं, भूमि पूजन करेंगे। लेकिन आप इसकी खूबसूरती देख लीजिए और साथ साथ रात के इस वक्त का ये नज़ारा देख लीजिए। ये वो जगह है जहां दूर दूर से लोग इसे देखने आ रहे हैं, इसकी खूबसूरती को निहारने आ रहे हैं। पूरी एक इस वक्त लाइटिंग कह सकते हैं कि पूरी की पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। ये है अयोध्या का सरयू तट। हम इस वक्त सरयू के किनारे मौजूद हैं और सरयू के किनारे जो ये पुल है उसकी सजावट आप देखिए। सरयू नदी का कलकल बहता पानी इस वक्त रात का वक्त और पूरे इस पुल को सजा दिया गया है। सीरीज बल्ब से जगमगाता ये पूरा का पूरा इलाका और कलकल करती सरयू की धारा। ये मुख्य सड़क है जो सीधे अयोध्या शहर में प्रवेश करता है। नया घाट का ये वो प्रवेश द्वार है जहां से लोग अयोध्या शहर के भीतर प्रवेश करते हैं। रात के इस वक्त में सुरक्षा के आप इंतजाम इस वक्त देख सकते हैं कि फिलहाल किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। अब हम पहुंचे हैं अयोध्या के भीतर हनुमानगढ़ी। आधी रात के इस वक्त आप हनुमानगढ़ी को देखिए, पूरी तैयारी है, जगमग करता हनुमानगढ़ी, लेकिन भक्त नहीं क्योंकि ये आधी रात का वक्त है। सुरक्षा की तैयारियां आप देख सकते हैं। अमूमन इस तरह का मोर्चा हनुमानगढ़ी में नहीं होता, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री को आना है और साथ साथ बहुत बड़ा कार्यक्रम भूमि पूजन का है, इसलिए सुरक्षा के तमाम एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। और अब बात मुंबई में हो रही भारी बारिश की करेंगे। सुबह से ही मुंबई डूबी हुई नजर आ रही है। देर रात से मायानगरी में जमकर बारिश हुई। सांता क्रूज, परेल, महालक्ष्मी, मीरा रोड, कोलाबा समेत लगभग ये वो तमाम इलाके हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए मुंबई और ठाणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जिस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश हुई है, चेंबूर का इलाका देखिए, आधी के करीब गाड़ियां यहां पर डूबी नजर आ रही हैं। जहां पर हेडलाइट होती है वहां तक पानी है। इन गाड़ियों को जहां पार्क किया गया था वहां पर अब समंदर जैसा नजारा है। ये आपको साइन इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं। लो लाइंग इलाका है, यहाँ पर तकरीबन हर साल इसी तरह का मंजर दिखाई देता है। जब बारिश होती है तो साइन लगभग डूब सा जाता है और कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है। सड़क पर इस वक्त ट्रैफिक तो कम है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके लिए मुसीबत का सबब है। तकरीबन एक जैसी ही तस्वीर मुंबई की, क्योंकि देर रात से ही लगातार हो रही है बारिश और अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोअर परेल का इलाका अब हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो लोग सड़क पर पैदल चल रहे हैं उनके लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि ऐसे में ये समझना मुश्किल होता है कि कहां पर गड्ढे हैं, कहां पर मैनहोल है और कहां पर बचना है इन सभी चीजों से। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, मौसम विभाग ने तो रेड अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन इसके अलावा जो तमाम इलाकों की तस्वीर हम देख रहे हैं वाकई परेशान करने वाली और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सड़क पर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मुंबई एक तरह से आप देखें तो बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई है। यहाँ पर आप देखें तो ये एक बाहरी व्हीकल यहाँ पर ट्रक निकलता हुआ दिख रहा है। ज़्यादातर जो यातायात है वो इस वक्त मुंबई में पड़ा हुआ है। खासकर लो लाइन इलाकों की अगर आप बात करें तो वहाँ पर हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जो रात का समय रहा, कल रात के समय में मुंबई में तकरीबन 200 mm से ज़्यादा बारिश सिटी एरिया में देखी गई। 160 mm से ज़्यादा बारिश जो है वो सबर्बन इलाके में देखी गई और रेड अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर आप मुंबई के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो आपको लगभग ऐसी ही
स्थिति देखने के लिए मिलेगी और ये स्थिति आगे जारी रहने वाली है, ऐसा मौसम विभाग की वार्निंग है। इसलिए मुंबई, ठाणे और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर लोगों को घर पर रहने का ही हिदायत दी गई है। साथ ही साथ 12:40 पर एक हाई टाइड भी है, जिसके चलते जो ड्रेनेज है वाटर का वो कम हो जाएगा। इसके लिए आप कह सकते हैं कि दिक्कतें वाटर लॉगिंग की और बढ़ सकती है और ऐसे ही अगर बारिश जारी रही तो जो मुंबई कर रहे हैं उनके लिए तकलीफ़ें और बढ़ेगी। कल रात के समय में लोगों ने अपनी गाड़ियां जो है वो सड़कों पर खड़ी कर दी, क्योंकि जो गाड़ियां रोड के किनारों पर खड़ी थी वहां पर पानी भर गया, दुकानों में पानी भर गया, घरों के अंदर तक पानी चला गया, जिसके चलते लोगों ने अपनी जो गाड़ियां हैं वो लाकर सड़कों पर खड़ा कर दी ताकि वो गाड़ियाँ ख़राब ना होगी। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता जानकारी देते हैं कि इस तरह से देर रात से ही मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। 200 मिलीमीटर से ज्यादा ही बारिश हो चुकी है। अब बीएमसी तमाम दावे करती है हर साल और हम देखते हैं कि यही हाल होता है जब इस तरीके से मूसलाधार बारिश होती है मुंबई में। मौसम विभाग का आगे का अलर्ट क्या है मुस्तफा? आप बता रहे हैं हाई टाइड है और उसके बाद अगले 1 से 2 दिन में क्या हाल रहने वाला है मुंबई का? बिल्कुल, आने वाले 2 दिनों जो हैं वो मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़ इन सभी इलाकों के लिए एक हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। ये वार्निंग आपको बता दें कि 1 हफ्ते पहले ही मौसम विभाग ने दे दी थी और अब जो है ये आप कह सकते हैं कि जब बारिश ज़ोर से शुरू हुई है होना तो किसी भी एजेंसी के लिए इतनी ज़्यादा भारी बारिश में कंट्रोल पाना, पानी ड्रेन आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया 200 mm तक की बारिश चली गई है। 100 mm बारिश इस हैवी रेनफॉल कंसीडर किया जाता है। तो मौसम विभाग की अगर माने तो अभी भी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और आसपास के जो इलाके हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, उनके लिए खतरा बिल्कुल भी नहीं टला है। 5 अगस्त तक की ये वार्निंग है। 5 अगस्त तक भारी बरसात इन इलाकों में, ऐसे ही इन क्षेत्रों में देखी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा तमाम जानकारी के लिए। आपका वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर चट्टान गिरने से वहां पर भी काफी ज्यादा बाधाएं आ रही हैं और अगले 1 से 2 दिन में भी यही हाल बारिश का मुंबई में रहने वाला है। बात अब सुशांत मौत मामले की करेंगे। क्या मुंबई पुलिस अगर चाहती तो एक्टर सुशांत की जान बच सकती थी? क्या सुशांत के परिवार के व्हाट्सएप संदेश पर मुंबई पुलिस का एक्शन नहीं लेना सुशांत की जिंदगी पर भारी पड़ गया? इस केस में दरअसल सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस पर सीधे सीधे लापरवाही और शिकायत की अनदेखी का आरोप लगाया है। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, केस सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के बयान से सुसाइड मिस्ट्री में नया ट्विस्ट आ गया है। सुशांत के पिता के सिंह ने बयान दिया है कि मुंबई पुलिस को उन्होंने 25 फरवरी को ही आगाह कर दिया था कि उनके बेटे सुशांत की जान को खतरा है, उनके बेटे की मुंबई में हत्या हो सकती है। 25 फरवरी को मैंने मामला पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन 14 जून को सुशांत की खुदकुशी के बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की। तमाम बॉलीवुड हस्तियों समेत 38 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए। लेकिन सुशांत के पिता का आरोप है कि मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया जिनके नाम उन्होंने 25 फरवरी को व्हाट्सएप के जरिए की गई शिकायत में बताए थे। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार होकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस FIR दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई। माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस दुखी घड़ी में सजा दी। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस की उल्टी जांच से थक हार कर पटना में FIR दर्ज कराई। तब से पटना पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच खींचतान मची है। आलम यह है कि पटना के सिटी SP विनय तिवारी को मुंबई पहुंचते ही BMC ने क्वारंटीन कर दिया है। सुशांत के पिता ने अपनी FIR में रिया चक्रवर्ती को आरोपी बनाया है। 25 फरवरी के व्हाट्सएप के जरिए जो शिकायत बांद्रा पुलिस को भेजी गई थी उसमें भी रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों का जिक्र है। रिया के पिता रिटायर्ड डॉक्टर हैं। सुशांत से जुड़ने के कुछ दिन बाद वो सुशांत के घर में शिफ्ट हो गई, ये दिखाते हुए कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे सुशांत की मदद कर रही है। सुशांत को एयरपोर्ट के पास एक रिजॉर्ट में रिया और उसके परिवार वाले लेकर गए और कुछ महीने रुके। उस वक्त से वो सुशांत को और उसके कारोबारी मामले को मैनेज कर रहे थे। वहीं से हालात बिगड़े।
जब से पटना पुलिस जांच के लिए मुंबई पहुंची है, रिया और उसके भाई शौविक सामने नहीं आए हैं। 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस को भेजे गए व्हाट्सएप में सुशांत के रिश्तेदार ने जो आरोप लगाए हैं, उससे रिया पर शक और गहरा होता जा रहा है। जब मामला हाथ से बाहर निकला तब सुशांत ने मेरी पत्नी को फोन किया। वो हमारे साथ 2-3 दिन तक रहा और फिर शूटिंग की वजह से वापस लौटा। पर सुशांत के लिए वफादार रहे उसके टीम के सदस्यों को रिया ने निकालना शुरू किया और उसकी जगह अपनी पसंद के लोगों को लगाया। यहाँ से हालात और बिगड़े। सुशांत के परिजनों ने 25 फरवरी को भेजे गए व्हाट्सएप में इतना तक बांद्रा पुलिस को लिखा था कि वो गलत ग्रुप में फंस गया है। फिर भी पुलिस ने उस ग्रुप तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। सुशांत की तीसरी बहन जो दिल्ली में रहती है और पेशे से वकील है, सुशांत के पास आती जाती रहती थी। उसने अंदेशा जताया कि वो गलत लोगों के ग्रुप में फंस गया है और उसकी जान को खतरा है। सुशांत के पिता के आरोपों पर मुंबई पुलिस ने सफाई देते हुए प्रेस रिलीज जारी तक तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। आज के सिंह पिता सुशांत सिंह राजपूत ने एक बयान जारी कर 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस में शिकायत की बात कही है। ये साफ किया जाता है कि ऐसी कोई लिखित शिकायत उस तारीख को बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं है। हालांकि आईपीएस श्री ओपी सिंह, जो रिश्ते में सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं, उन्होंने इस मामले में डीसीपी जोन 9 को व्हाट्सएप संदेश भेजा था। तत्कालीन डीसीपी जोन 9 ने ओपी सिंह को फोन कर लिखित शिकायत करने की बात कही। हालांकि श्री ओपी सिंह इस मामले को बिना शिकायत के सुलझाना चाहते थे, जिसे डीसीपी जोन 9 ने मानने से इनकार कर दिया। उधर रिया और सुशांत के कॉमन फ्रेंड सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को बयान दिया है कि उसके परिवार के लोग सुशांत के मित्र मंडली से खुश नहीं थे। इस बीच सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने केस सीबीआई को सौंपने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस जांच में रोड़े अटका रही है, इस केस की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। पटना से सुजीत झा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। बिहार के आईपीएस अफसर को मुंबई में क्वारंटीन किए जाने से सुशांत सिंह केस में सियासी घमासान तेज हो गया है। दरअसल मुंबई पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो इस केस से बिहार पुलिस को दूर करना चाहती है। मुंबई में क्वारंटीन किए गए बिहार के आईपीएस अफसर पर महाराष्ट्र सरकार क्या फैसला करेगी? क्या विनय तिवारी की तरह बिहार के बाकी 4 पुलिसकर्मी भी क्वारंटीन कर दिए जाएंगे? क्या सुशांत सिंह की मौत की जांच के नाम पर 2 राज्यों में खुल्लम खुल्ला मचे इस घमासान पर केंद्र दखल देगा? इन सारे सवालों का जवाब आज मिल सकता है। बिहार पुलिस अपने आईपीएस अफसर के साथ हुए सुलूक पर आग बबूला है। पटना आईजी ने इस मामले पर बीएमसी को खत लिखकर आपत्ति जताई। वो डीसीपी बांद्रा साहब हमारे सीनियर एसपी को फोन करते हैं, अरे भाई तुम्हारा अफसर आया है तो रुका कहाँ है? आईपीएस में जगह नहीं मिली। सीनियर एसपी कहता है जगह नहीं मिली। अच्छा कहाँ रुका है? ये बता देता है कि यहाँ रुका है। अब जैसे बताता है उसके 1 घंटे के अंदर वहाँ बीएमसी के ऑफिशियल पहुँच जाते हैं। ये अफसर निकला हुआ है बाहर कहीं, इसको फोन करते हैं, आप कहाँ हैं? आप आइए। वो कहता है कि आप कौन हैं? बीएमसी के हम अफसर हैं। भाई क्यों हम आए? आपसे हमारा क्या मतलब? नहीं, आपको आना पड़ेगा, हम आपको महाराष्ट्र सरकार के क्वारंटाइन का नियम कानून समझाना चाहते हैं। ये जाता है, इसको 11 बजे रात में मुहर मारकर ठप्पा कह दिया जाता है कि आप क्वारंटाइन हैं, आप कहीं जा नहीं सकते। उधर बीएमसी अपनी कार्रवाई को शुरू से जायज ठहरा रही है, बल्कि वो तो 27 जुलाई से मुंबई में जांच कर रहे बिहार पुलिस के 4 अधिकारियों का पता भी ढूंढ रही है। मुझे मेरी आपसे ही जानकारी मिली है कि उनको भी ढूंढने का काम करने का काम कर रहे हैं और कायदा तो सबके लिए समान है। 27 जुलाई से अब तक बिहार पुलिस के 4 अधिकारी मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने घूम घूम कर सुशांत सिंह की मौत के मामले की जांच कर रहे हैं। उन पर न तो कोरोना का नियम लागू हुआ, न क्वारंटीन का। लेकिन जैसे ही एक आईपीएस अफसर पटना से मुंबई पहुंचे, बीएमसी के अमले ने उन्हें गेस्ट हाउस में ही क्वारंटीन कर दिया, हाथ पर ठप्पा लगाकर। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही। ये जो प्रक्रिया हुई है क्वारंटीन की, ये थोड़ा सा हमारी टीम के साथ भी नहीं, और लोगों के साथ भी नहीं, इतने लोग आ रहे हैं और शायद हम ऑफिसर ऑन ड्यूटी हैं, तो वो देखते हुए भी कुछ इसमें रियायत दी जा सकती थी। तो वो सब थोड़ा सा मन दुखी करने वाला जरूर है, लेकिन कुछ ना कुछ समाधान है। टीम से भी नहीं मिल पा रहे होंगे आप? होम क्वारंटाइन का अर्थ जो होता है उसको फॉलो करना है, जो डायरेक्शन मिल रहा है वो फॉलो करना।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से दलील दी जा रही है कि बिहार के आईपीएस को क्वारंटीन करने से मुंबई पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है उद्धव सरकार की सारी एजेंसियां इस मामले में एक तय लकीर पर ही चल रही हैं। इतने बवाल और तमाशे के बावजूद मुंबई पुलिस अभी भी अपने इसी दावे पर अड़ी है कि बिहार पुलिस को सुशांत मामले की जांच का कानूनी अधिकार नहीं है। तो उन्होंने जो आके हमारे पास हमसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने को कहा है, हमने उसके बारे में लीगल ओपिनियन मांगा है। यदि बिहार पुलिस के पास कोई ऐसी कानूनी जानकारी है कि जिसके हिसाब से उनको मुंबई में इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार मिल गया है ऐसी घटना के बारे में जो कि मुंबई की जुरिस्डिक्शन में हुई है, तो हम अवश्य ही चाहेंगे कि वो कानूनी पॉइंट, लीगल पॉइंट हमसे शेयर करें ताकि हम भी उस पर आगे कार्रवाई कर सकें। बिहार पुलिस के साथ हुए सलूक पर बिहार में कोहराम मचा हुआ है। अफसरों से लेकर नेता, मंत्री, विधायक सब एक सुर में महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर हमलावर हैं। खुद नीतीश भी खुलकर नाराजगी जता चुके हैं। हालांकि उद्धव दावा कर रहे थे कि मामले को जानबूझकर बिहार बनाम महाराष्ट्र का रंग दिया जा रहा है, लेकिन उनकी अपनी एजेंसियों के रवैये पर वो खामोश हैं। मुंबई से दिव्येश सिंह, सौरभ वक्तानिया, सुजीत झा और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पटना से हमारे संवाददाता रोहित सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, सुशांत के पिता ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा था। इस व्हाट्सएप मैसेज की दरअसल डिटेल्स क्या हैं? क्योंकि अगर वो डिटेल्स मुंबई पुलिस तक पहुंची तो उसके खिलाफ जो लोग वहां पर थे उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर आप तक कोई शिकायत कर रहा है तो फौरी एक्शन लेना चाहिए था, ये भी सवाल उठ रहे हैं। और तमाम मुंबई की जो एजेंसियां इस वक्त सवालों के कटघरे में है। बिल्कुल, जिस तरीके से व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे गए थे 25 फरवरी को सुशांत के परिवार वालों की तरफ से डीसीपी 9 मुंबई को, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन डीसीपी 9 मुंबई ने ये कह के मामले को रफा दफा किया कि आप एक रजिस्टर्ड कंप्लेन दीजिए, एक रिटन कंप्लेन दीजिए, उसके बाद ही हम इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि रिटन कंप्लेन नहीं दिया गया, इसलिए मुंबई पुलिस ने भी इस अलर्ट पर जो है ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि 14 जून को सुशांत की जो है वो मौत हो जाती है। बहरहाल जहां तक जांच की बात चल रही है तो मुंबई पुलिस की जांच जो है बिल्कुल सवालों के घेरे में है। के सिंह ने साफ कर दिया है, उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। पटना पुलिस पर उन्हें भरोसा है, नीतीश कुमार पर भरोसा है, और इसीलिए जो विनय तिवारी वहां पर जिन्हें क्वारंटाइन किया गया आईपीएस ऑफिसर, इसको लेकर भी अब बिहार सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है। आज पटना के आईजी जो है संजय कुमार, उन्होंने पत्र लिखा है बीएमसी कमिश्नर को और ये कहा है कि उन्हें तुरंत वो जो क्वारंटाइन के नियम है उससे उनको छूट दी जाए, क्योंकि उन्हें जांच करने के लिए वहां भेजा गया है और उनके क्वारंटीन में होने की वजह से पटना पुलिस की जांच प्रभावित हो रही है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं मामला बिल्कुल पटना पुलिस बनाम मुंबई पुलिस बन चुका है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पूरे मामले ने सियासी रंग ले लिया है और अब ये कहा जा रहा है कि बिहार सरकार जो मुंबई पुलिस पर तमाम आरोप लगा रही है वो दरअसल निराधार है, ये महाराष्ट्र सरकार कह रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।